मैमोग्राफी। एस्टिमेशन सीटी का मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। फ्लोरोस्कोपी का मैंने स्टार्टिंग में अगर याद हो, जो डैप मीटर और आपका डीएलपी वगैरह करवाया था वो उसमें कवर हो गया था। मैमोग्राफी का उसमें करवाया था, आपका ग्लैंडुलर डोज में कवर करवा दिया था रेडिएशन यूनिट में, अगर याद हो आपको। तो ये 10th टॉपिक भी आपको उसी में कवर हो गया है। ये प्रोटेक्शन इन रेडियो न्यूक्लियर इमेजिंग, ये वाले थोड़े बड़े बड़े टॉपिक्स हैं ये वाले। प्लानिंग ऑफ ये जैसे फ्लोरोस्कोपी का अलग है, एक्सरे सीटी का अलग है, रेटिंग ऑफ द ट्यूब। पर हाँ बहुत ज्यादा नहीं है वो आप लोगों से, है तो सही सिलेबस, लेकिन अभी टाइम है हम लोग के पास काफी। अगस्त तक आपका बना हुआ है। अभी आप लोग के जुलाई में एग्जाम्स हैं उन लोगों के, आपको शायद सीनियर्स के, तो आई हैव टू कंप्लीट इट दैट सिलेबस, थोड़ा सा उनका कवर अप करना है। So all of you have this book, this advanced imaging book. Advanced imaging की एक book है एम्स की। All of you have this book. क्यों भाई? ये वाली, this one. ई कॉपी है आप लोगों के पास ये वाली? यस मैम। है, हाँ। तो ये आगे का जो है कुछ चैप्टर्स हम इसी बुक्स में से पढ़ेंगे। ये राइटअप्स के लिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा दिया हुआ है, और अभी की क्लासेस के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। मतलब आपका रिटिंग मटेरियल इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है, कंबाइन करके है इसमें सारे डोजेस बहुत प्रिसाइज दी हुई हैं, तो आप उसको एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं और अपने एग्जाम के लिए यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। जैसे ये दिया है ना, ये वाला जो हम लोगों ने डोजेस पढ़ी थी, तो वहाँ डोजेस में अभी रेडिएशन डोजेस में ये देखिए दिया हुआ है ना, फिटल एब्जॉर्ब डोज। तो ये अभी आगे पढ़ेंगे तो उसमें जहाँ हम क्यूए वगैरह पढ़ेंगे उसमें आएगा ये थोड़ा सा। तो ये टेबल आप यहाँ से ले सकते हैं। तो बहुत ही प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है और करेक्ट है सारी इन्फॉर्मेशन, आईसीआरपी की साइट से ही ली हुई है। तो आज का टॉपिक हम यही इसी से पढ़ेंगे। तो इस बुक को चाहें तो आप एक काम कर सकते हैं कि इस बुक से आप लोग सिर्फ इसका रेडिएशन प्रोटेक्शन का जो चैप्टर है सिर्फ उतना ही पार्ट कॉपी करा सकते हैं, फोटो प्रिंट निकाल लें इसका, सिर्फ इसी चैप्टर का 352 पेज नंबर है। तो प्रिंट भी निकाल सकते हैं, नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, एब्सोल्युटली योर चॉइस। सो शुड वी स्टार्ट? कितने हो गए? 20, ओके। Yes, ma'am. Yes. Okay. So I think first one is TLD बैच। देखिए TLD बैच और फिल्म बैच, तो पहले स्टार्ट करेंगे हम फिल्म बैच। फिल्म बैच क्यों स्टार्ट करेंगे? TLD देखिए पहले क्या था कि जब रेडिएशन में काम करने लगे लोग, when they started the radiation, थोड़ा सा और बैक हिस्ट्री में जाते हैं, अगर याद हो मैंने बताया था कि पहले ये लोगों को पता ही नहीं था कि रेडिएशन कोई डेंजर्स या उससे कोई आपको हेल्थ इफेक्ट्स है, पता ही नहीं था लोगों को। जब ये रेगुलरली एक नोटिस किया गया कि कंटिन्यूअसली जो साइंटिस्ट हैं उन लोगों की जो डेथ है वो एक स्पेसिफिक पैटर्न में डेथ हो रही है, ठीक है, मतलब काइंड ऑफ कैंसर। सभी जितने भी जो रेडिएशन में काम करने वाले थे, फिर बायोमोलिकुलर उनके सेलुलर लेवल पे जब रिसर्च की गई प्रॉपर, तो पता चला कि जो रेडिएशन आयनाइजिंग रेडिएशन है, आयनाइजिंग बोले तो उसमें एक्सरे गामा सब आ जाएंगे, आयनाइजिंग रेडिएशन सीधे आपके डीएनए को टारगेट करता है। वो डीएनए को टारगेट करके क्या करता है, या तो उसको उसके स्ट्रैंड्स को तोड़ के उसकी कोडिंग्स चेंज कर देगा, पूरी सीक्वेंस ही चेंज हो जाएगी आपकी, यानी कि आपकी बॉडी के डीएनए चेंजेस हो जाएंगे और कुछ क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे। अब आपका जो बॉडी का डैमेज है, इट्स डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी, डोज, ड्यूरेशंस, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं उसके। जैसे कीमोथेरेपी वाले पेशेंट्स हैं, उनको कितनी रेडिएशन डोज देनी है ताकि वो रिकवर कर जाए, तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं डीएनए के, आपके जो स्टोकास्टिक इफेक्ट्स एंड डिटरमिनिस्टिक इफेक्ट्स हैं। अब बात आई सेफ्टी की, कि आप सेफ्टी कैसे करें। तो जो रेडिएशन में काम करने वाले लोग थे, तो उनकी रेडिएशन सेफ्टी को रेडिएशन मॉनिटरिंग करने लगे, उसको हम बोलते हैं पर्सनल रेडिएशन मॉनिटरिंग, ठीक है, इसमें कहीं होगा नीचे पर्सनल मॉनिटरिंग। अगर आपका एग्जाम्स में एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आ जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन ना करके इनडायरेक्ट भी आ सकता है, जैसे पर्सनल डोजीमेट्री एंड राइट एंड शॉर्ट नोज ऑन अ पर्सनल डोजीमेट्री,
पर्सनल रेडिएशन डोजीमेट्री, इस पे आ सकता है। तो जब पर्सनल डोजीमेट्री की बात करें तो उसमें तीनों आएंगे, ठीक है, तीनों ही आएंगे कि उसमें आप पर्सनल लेवल पे देखिए पर्सनल और ऑक्यूपेशनल का क्या फ़र्क है। जब हम पर्सनल की बात कर रहे हैं और ऑक्यूपेशनल का क्या मतलब है, जैसे आपने रेडिएशन डोजेस अगर देखी हो उसमें लिखा हुआ है ऑक्यूपेशनल रेडिएशन डोजेस। ऑक्यूपेशनल क्या है कि जब आप ड्यूरेशन काम करते हैं, आपकी वो जितने ऑक्यूपेशनली काम करने वाले वर्कर्स हैं रेडिएशन में, चाहे वो किसी तरह का रेडिएशन हो, लाइक आपके फैक्ट्रीज में काम कर रहे हो, माइंस में काम कर रहे हो, तो एक रेडिएशन वर्कर की ये रेडिएशन डोज एक आईसीआरपी या किसी एसोसिएशन ने दे दी कि यहाँ तक ये सेफ है, यहाँ के बाद ये डेंजर है, वो सारे रेडिएशन वर्कर के लिए। अब हम बात करते हैं पर्सनल मॉनिटरिंग की। पर्सनल मॉनिटरिंग बोले तो कि मतलब जब आप रेडिएशन में काम कर रहे हैं तो वो पर्सनल मॉनिटरिंग इंडिविजुअली अलग होगी। इंडिविजुअली अलग कैसे और ऑक्यूपेशनल से कैसे ये डिफरेंस है, तो कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पर्सनल मॉनिटरिंग एंड ऑक्यूपेशनल रेडिएशन डोज। तो ऑक्यूपेशनल रेडिएशन डोज एक थ्रेशोल्ड डोज है, लिमिट है कि आप उससे आगे नहीं जा सकते। वो सारे ऑक्यूपेशन के लिए सेम है कि भाई जैसे 20 मिली सीवर्ट्स इन अ एयर, 20 मिली सीवर्ट से एक अब ऊपर नहीं ले सकते रेडिएशन डोज। एक ऑक्यूपेशनल वर्कर की है, ऑक्यूपेशनल डोज है कि रेडिएशन वर्कर की साल भर की डोज है। और पर्सनल मॉनिटरिंग की हम बात करें तो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होगा, वो वेरिएशंस होगा। जैसे मान लीजिए अगर एक किसी टेक्नीशियन की ड्यूटी लगी कैथ लैब में, ठीक, दूसरे टेक्नीशियन की ड्यूटी लगी एक्सरे में, तीसरे की लगी फ्लोरोस्कोपी में, तो क्या तीनों की रेडिएशन डोजीमेट्री एक ही आएगी या अलग अलग आएगी? आप लोग मुझे बताइए। बिल्कुल रिमेन सेम, अलग अलग आएगी, डिफरेंट अलग अलग, क्योंकि जैसे अगर हम एक्सरे की बात करें तो वहां पे थोड़ा रेडिएशन डोज कम होगा, ठीक है। कैथ लैब में बहुत ज्यादा हाई रेडिएशन होता है, वो सेकेंडरी रेडिएशन। देखिए कैथ लैब में प्राइमरी रेडिएशन बहुत ज्यादा होता है, फ्लोरोस्कोपी में सेकेंडरी रेडिएशन बहुत हाई होता है, और कैथ लैब में भी सेकेंडरी रेडिएशन बहुत ज्यादा होता है, लेकिन डायग्नोस्टिक एक्सरेज में इतना नहीं होता है। तो वो पर्सनल मॉनिटरिंग की जब हम बात करते हैं तो वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। तो वो आपकी अलग होगी, आपके कुलीग की अलग होगी, जितने भी स्टाफ होंगे सबकी वो रेडिएशन डोज अलग अलग होगी। तो ये ध्यान रखिएगा। ऑक्यूपेशनल की जब बात आए तो हम एक जनरल ऑक्यूपेशनल यानी कि जनरल रेडिएशन वर्कर की डोज की एक लिमिट की बात कर रहे हैं कि भाई सबके लिए फिक्स्ड है, कोई भी रेडिएशन वर्कर हो। जब हम पर्सनल मॉनिटरिंग की बात करें तो पर्सनल मीन्स इंडिविजुअल बात कर रहे हैं, ठीक है। तो पर्सनल मॉनिटरिंग में बेसिकली देखिए अब प्रिंसिपल क्या है, अगर पूछ लें आपसे कि टीएलडी का प्रिंसिपल क्या है बेसिक, तो आप टीएलडी को, आपको ये नहीं बोलना है कि टीएलडी का जो प्रिंसिपल है थर्मोल्यूमिनेसेंस डोजीमेट्री है, नो। टीएलडी का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो है ल्यूमिनेसेंस, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ल्यूमिनेसेंस। फिर इसके आगे बोलेंगे कि जो बेसिक प्रिंसिपल है टीएलडी बैच का वो ल्यूमिनेसेंस है, यानी कि कुछ यानी कि ल्यूमिनेसेंस मींस एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि एक ऐसे कुछ स्पेसिफिक मटेरियल होते हैं, जब उन पे लाइट पड़ती है तो वो एक तरह की लाइट इमिट्स करते हैं। कब? या तो लाइट पड़े या हीट पड़े उसके ऊपर। और जब हम थर्मो ऐड कर देते हैं इसमें तो वो हीट से हो जाती है। ल्यूमिनेसेंस का मतलब तो जनरल हो गया, लेकिन जब हम थर्मो ऐड कर देते हैं तो उसका मतलब हीट से, जब हम उस केमिकल को हीट करेंगे तो उसमें से लाइट इमिट होगी, दैट इक्विवेलेंट टू द एक्सेप्टिंग रेडिएशन और व्हाटएवर द डोज जो भी उसने एक्सेप्ट किया है, वो यानी कि एक्सेप्ट डोज उसने जो अकोमोडेट किया अपने अंदर, जो एब्जॉर्ब कर ली, बिल्कुल इक्वली वो उतना ही लाइट इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो उसका बेसिक प्रिंसिपल है। देन उसके बाद आता है थर्मोल्यूमिनेसेंस। फिर है देखिए, अच्छा इसका और थोड़ा सा और डेप्थ में जाते हैं इधर, ये certain material emits light when stimulated by a physiological process, a chemical or electrical action by heat when radiation strike these material। स्ट्राइक मतलब जो थर्मोल्यूमिनेसेंस मटेरियल होते हैं उसके ऊपर जब रेडिएशन स्ट्राइक करती है, टकराती है, इलेक्ट्रॉन आर रेज्ड ऑन हाई ऑर्बिटल लेवल, यानी कि जो उस मटेरियल है उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर की तरफ जंप कर जाते हैं, व्हेन दे फॉल बैक देयर ओरिजिनल पोजीशन, यानी कि जब वो वापस आते हैं, क्योंकि वो एनर्जी लिए हुए होते हैं, ठीक है। तो वो जब वापस आते हैं
तो वो लाइट इमिट करते हुए वापस आते हैं, यानी कि जो एक्सेस एनर्जी उन्होंने एब्जॉर्ब कर रखी थी उसको रिलीज करते हुए आते हैं। द अमाउंट ऑफ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, द अमाउंट ऑफ लाइट इमिटेड इज प्रोपोर्शनल टू द रेडिएशन इंटेंसिटी, यानी कि जो रेडिएशन इंटेंसिटी एब्जॉर्ब की है और जो लाइट उसमें से निकलेगी व्हेन यू आर हीटिंग, तो बोथ आर द इक्वल, यानी कि जो लाइट की इंटेंसिटी है वो रेडिएशन एब्जॉर्ब की इंटेंसिटी के बिल्कुल बराबर होगी। इसमें लिथियम फ्लोराइड इज द केमिकल। ये नाम बहुत अच्छे से याद रखना है, एंट्रेंस कॉम्पिटिशन्स में बहुत आता है कि टीएलडी बैच का केमिकल क्या है, उसमें क्या केमिकल यूज होता है। तो लिथियम फ्लोराइड हम केमिकल यूज करते हैं। विल इमिट लाइट व्हेन स्टिमुलेटेड बाय हीट, दिस फंडामेंटल बेसिक थर्मोल्यूमिनेसेंस डोसीमीटर। अब आया ये, यही इसका बेसिक प्रिंसिपल है। तो बेसिक प्रिंसिपल है ल्यूमिनेसेंस, because due to its illuminate or luminescence by the heat, that's why it's called thermoluminescence, because it's measuring the radiation, so that's why it's called dosimeter. So thermoluminescence dosimeter, a method used to exposure the patient in person, यानी कि ये तो किसी पेशेंट का मेजर करें या फिर हम पर्सनली करें। Scintillation refers to a flash of light, यानी कि फॉर अ पर्टिकुलर टाइम एक फ्लैश ऑफ लाइट चलता है फिर बंद हो जाता है। इस जो फ्लैश हुई लाइट की, इट्स प्रोपोर्शनल सर्टेन क्रिस्टल्स सच एज सोडियम आयोडाइड एंड सीजियम आयोडाइड एब्जॉर्ब रेडिएशन टू कन्वर्ट इनटू लाइट। यानी कि देखिए, ल्यूमिनेसेंस और सेंटिलेशन में फर्क को समझिए कि सेंटिलेशन क्या करते हैं कि वो उसी टाइम पे ही वो ग्लो करते हैं, जैसे ही रेडिएशन पड़ा वो ग्लो किए, और जैसे रेडिएशन खत्म हुआ वहां से उस पे उसका जैसे होता है ना कि करंट की सर्किट को हमने ज्वाइन कर दिया तो करंट फ्लो हो रहा है, हमने हटा दिया तो वो फ्लो नहीं होगा। भाई अगर आपको करंट को कंटिन्यूस फ्लो करना तो उसको लूप बनाना पड़ेगा। तो जो कंटिन्यूस रेडिएशन यानी कि एट द टाइम ऑफ स्टिमुलेशन, यानी कि अगर आप स्टिमुलेशन कंटिन्यूस दे रहे हैं उसको हम सेंटिलेशंस बोलते हैं, और स्टिमुलस देने के बाद वो ग्लो करे उसको लुमिनेसेंस बोलते हैं। तो सेंटिलेशन के जो केमिकल होते हैं बेसिकली सीजियम आयोडाइड है और सोडियम आयोडाइड है, ये दो मेन एलिमेंट है जो कि फ्लोरोस्कोपी में भी है और आपकी जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन है वहां पे भी यूज होता है। तो वही है, द साइज ऑफ द पल्स इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी एंड विच टर्न प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन। ठीक है, जितनी आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब की है वो रेडिएशन के प्रोपोर्शनल है। दूसरा, पर्सनल डोजीमेट्री रेफरेंस मॉनिटर द इंडिविजुअल वर्क हु आर एक्सपोज रेडिएशन। ये भी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि पर्सनल डोजीमेट्री का मतलब क्या है। ठीक है, क्योंकि जब हम देखिए ये आ गया ना, ये डोजीमीटर यूज पर्सनल मॉनिटरिंग हैव मेजरमेंट लिमिट ऑफ दिस वन मिलीसीवर्ट्स 0.1 to 0.2 मिलीसीवर्ट, यानी कि 10 to 20 मिली रैम। मिली रैम क्या है, ये इसकी कन्वेक्शनल यूनिट है, ये इसकी एसआई यूनिट है। तो ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। अब हम बात करते हैं पॉकेट डोजीमीटर की। पॉकेट डोजीमीटर के यहाँ से ये इतना है, आप इसका पूरा डिटेल और स्ट्रक्चर्स, अब अपना ये असाइनमेंट नोट कीजिए, कहीं पे भी नोट कर लीजिए। मैंने आप लोगों को गूगल क्लासरूम बनाया है? नो मैम। ठीक है, तो अब असाइनमेंट नोट कर लीजिए। आपका ये पॉकेट डोजीमीटर, फिल्म बैच एंड टीएलडी बैच, आप इनका क्या करना है, इनकी ये डिटेल नहीं लिखेंगे आप इनका स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। आप उसका लिख लीजिए, एक्सप्लेन डिटेल स्ट्रक्चर्स ऑफ पॉकेट डोजीमीटर, फिल्म बैच एंड टीएलडी बैचेस। इनके स्ट्रक्चर्स आपके डिफाइन करने हैं इंटरनली। ये तो इनके फंक्शंस हो गए, इसके बारे में हो गया। ये आपको मिलेंगे बुशबर्ग में कंप्लीटली कि पॉकेट डोजीमीटर अंदर से होता कैसा है और अंदर काम कैसे करता है। तो आप उसका स्ट्रक्चर और वर्किंग दोनों, ये तीनों असाइनमेंट विद डायग्राम हैंड्स ड्रॉ होने चाहिए, कोई फोटोकॉपी नहीं, कोई टाइपिंग नहीं, कोई प्रिंटिंग नहीं, कोई इमेजेस नहीं। आप सारी इमेजेस को खुद से ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करके आप एक साइड जहां इमेजेस ड्रॉ करेंगे तो ऐसा मत कीजिएगा कि लिखते चले जा रहे हैं, बीच में आपने इमेज ड्रॉ कर दी फिर आपने वहीं से कंटिन्यू कर दिया। नो, आप एक साइड
जो वन साइड कमेंट्स पेपर्स आते हैं, वन साइड प्लेन वाले, वो आपको लेने हैं। प्लेन साइड अपनी इमेजेस ड्रॉ करनी है, दूसरी साइड आपको लिखना है। सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर्स लिखने हैं, देन उसका वर्किंग लिखना है, और उसकी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज रेंज लिखनी है कि किसकी क्या रेंज होती है। पॉकेट डोजीमीटर दो तरह के आते हैं, इसकी भी दो कैटेगरी है, अभी आगे बता दूंगी मैं। पॉकेट डोजीमीटर, एक तो कन्वेंशनल पॉकेट डोजीमीटर आता है विद चार्जर, और एक आता है डिजिटल पॉकेट डोजीमीटर जो आजकल हम यूज करते हैं। द पॉकेट डोजीमीटर मॉनिटर, अच्छा अब इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है, कौन सा कब यूज करेंगे, ये भी वाइवा में पूछ लेते। पॉकेट डोजीमीटर कहाँ यूज करेंगे? तो पॉकेट डोजीमीटर क्या है, वो इंस्टेंट रेडिएशन देता है आपको, वो स्टोर नहीं करता है कभी भी। मतलब आप मान लीजिए अगर इस रूम में खड़े हैं और आपको इस रूम का रेडिएशन मेजर करना है जहां आप खड़े हुए हैं, तो आपको एट द टाइम इंस्टेंट रेडिएशन का एक डोज लिमिट बता देगा कि भाई यहाँ पे इतना रेडिएशन मौजूद है। अभी मैंने जो बताया आपको, पॉकेट डोजीमीटर जो दो तरह के होते हैं, एक आपका चार्जर वाला होता है और एक आपका डिजिटल होता है। तो वो चार्जर वाला जो है, मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ पॉकेट डोजीमीटर की कैसा होता है। आजकल जो है ना डिजिटल पॉकेट डोजीमीटर ही यूज हो, देखिए इस तरह का होता है, पेन लाइक डिवाइस होता है, ये दिख रहा है, पेन की तरह होता है, उसको हम पॉकेट में रख लेते हैं। कुछ इस तरह का डिवाइस होता है, पेन की तरह होता है, ऊपर एक विंडो लगी होती है, इसमें पूरा लेंस वेंस पूरा एक सिस्टम लगा होता है इसमें, ठीक है। अब इसमें ये देखिए दिए ना, ये पुराना वाला है, इसमें ये डिजिटल वाले हैं, ये डिजिटल वाला है, ये मैनुअल वाले हैं, ये भी है एक तरह का। और इसका चार्जर के साथ में आपको ये मैनुअल वाले हैं, ये इसका इंटरनल स्ट्रक्चर है। आप चाहें तो ये इमेज बना सकते हैं, इट्स अ वेरी गुड इमेज, ये बहुत अच्छी इमेज है, मैं ग्रुप पे शेयर कर देती हूँ। बहुत सारी इमेजेस मिल जाएंगी, बुक्स में भी हैं आप लोगों के, काफ़ी बुक्स में इमेजेस हैं, तो लेकिन ये सिंपल सी इमेज है ताकि आप एग्जाम्स वगैरह में भी बना सकें, ठीक है। इसकी विद चार्जर में आपको ये सारे सर्वे मीटर वगैरह हैं, पॉकेट डोजीमीटर, चार्जर, हाँ ये है कुछ इस तरह का, ये चार्जर है उसका, ये जो होल दिख रहा है ना। अब इस चार्जर का काम क्या था, पॉकेट डोजीमीटर के चार्जर का, जो भी पेन लाइक डिवाइस दिख रहा था ना, तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी कि जो आपने जैसे मान लीजिए इंस्टेंट रेडिएशन आपने 0 पे मेजर किया, ठीक है, 0 पे मेजर करने के बाद आपने मान लीजिए उसकी वैल्यू आई 100 मिली रैम, ठीक है, उसकी 100 मिली रैम आपकी वैल्यू आ गई। अब क्या होगा, जैसे हम लोग थर्मामीटर या हम लोग कुछ भी ऐसे मीटर यूज करते हैं, तो जब हम मेजर कर लेते हैं उसकी वैल्यू को फिर दोबारा जीरो करना होता है, या वो ऑटोमेटिकली अपना वैल्यू जीरो हो जाती है। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, क्यों उसके साथ चार्जर आता था, कि जो कन्वेक्शनल पॉकेट डोजीमीटर हुआ करते थे कि आपने एक बार रेडिएशन डोज मेजर कर लिया तो वो उसमें स्टोर्ड रह जाता था। मान लीजिए आपने 50 मिली सीवर्ट्स पे आपने रेडिएशन डोज मेजर किया कि भाई यहाँ पे 50 मिली सीवर्ट्स है। फिर क्या, अगर आपके पास चार्जर नहीं है, चार्जर वो जो होता है वो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए होता है, यानी कि उसको पॉकेट डोजीमीटर को वापस से जीरो लाने के लिए होता है। तो यहाँ पे इसको फिट करते थे दबा के, ये इसको चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देता था, यानी कि वो वापस से वैल्यू जीरो पे आ जाती थी। और अगर आपने नहीं किया तो मान लीजिए जैसे इसका स्केल होगा, अंदर से दिखता कैसे है, इसका एक स्केल होता है अंदर जो है, देखिए अंदर से ऐसा होता है, ये इस तरह का होता है ये, ठीक है, ये लेंस सिस्टम होता है, ये जरूर से ड्रॉ करना है, ये देखिए इमेज बड़ी अच्छी सी है। इमेज विजिबल है? इमेज इज विजिबल? यस मैम, यस मैम, दिख रही है ना? हाँ, यस मैम। देखिए यहाँ पे अगर आप लेंस के अंदर झांक के देखेंगे तो कुछ इस तरह का स्केल देखेंगे, इसकी मैक्सिमम लिमिट
एक तो इसकी लिमिटेशंस क्या है कि ये 200 मिलीसीवर्ट से ऊपर ये मेजर नहीं करेगा। अगर मान लीजिए ज़्यादा रेडिएशन है तो इसके ऊपर वो मेजर ही नहीं करेगा, क्योंकि उसका स्केल है, ये इसकी पुराने वाले की लिमिट थी। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का स्केल बना होता है। तो मान लीजिए आपका रेडिएशन डोज की मेजरमेंट यहाँ पर आई है, यहाँ पर आई है, दिख रहा है, ये बड़ी सी लाइन दिख रही होगी, मिली रोएंटजन। अगर आपकी रेडिएशन डोज यहाँ पे मेजर की, अगर आपके पास चार्जर नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि फिर दोबारा से आप यहीं से स्टार्ट करेंगे रेडिएशन डोज, यानी कि वो नेक्स्ट आगे ही मेजर करेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पुरानी वैल्यू में जो भी आपकी वैल्यू आ रही है उसको पुरानी वैल्यू को माइनस करना पड़ता था। तो ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो दैट्स वाई हमें क्या करना होता था, जैसे रेडिएशन डोज मेजर की, इसको यहाँ पे ऐसे इसको न्यूट्रलाइज करना होता। तो बहुत सारे चार्जर आते थे, ये देखा, यहाँ पे इसको ऐसे लगाते हैं और इसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी कि ये जो स्केल है ये वापस से जीरो पे आ जाता है। ये न्यूट्रलाइज करने के लिए यूज करते हैं इस चार्जर को, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, ये है कुछ इस तरह का, ठीक है ना। ये आप लोग, मैं शेयर कर दूंगी इमेज, इसको आप लोग इसमें ड्रॉ कर लीजिएगा स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या थी पहले कि उसको इस चार्जर के साथ क्या था कि चार्जर के साथ आपको इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ता था। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। देखिए एक इमेज ये भी है, ये चाहे तो ये भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब बहुत सारी इमेजेस आपको गूगल पे मिल जाएंगी जो आपको सही लगे और प्रिसाइज लगे। ये कन्वेक्शनल है, ठीक है, ये कन्वेक्शनल, ये वाला कन्वेक्शनल है, देखिए इस तरह का है। तो इस तरह का ये आपको ड्रॉ करना है, ये स्केल जरूर से ड्रॉ करना है। आप ये वाली में इमेज ले सकते हैं, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर जरूर से ड्रॉ करना है आपको। ये भी है, देखिए जैसे ये है। तो जो आपको इजी लगे, जिसमें आपको समझ में आ जाए डिटेल्स, ये तो वैसी इमेजेस है। अब क्या होने लगा, ये ऑटो टाइम के बाद में धीरे धीरे करके फिर लोगों को जब ये प्रॉब्लम आने लगी तो इसको डिजिटल पॉकेट डोजीमीटर में कन्वर्ट कर दिए। कुछ इस तरह का पॉकेट डोजीमीटर आने लगा। ये विजिबल है, दिख रहा है? यस मैम। जैसे हम लोग डिजिटल थर्मोमीटर यूज करते हैं, जैसे हमने मेजर किया, उसका एक बटन क्लिक किया, वो ऑटोमेटिकली उसको जीरो पे ले आता है। तो इसमें भी न्यूट्रलाइज का ऑटोमेटिक इनबिल्ट कर दिया गया। तो आज के टाइम में, टुडेज टाइम, ये इस तरह का डिजिटल डोजीमीटर यूज हो रहा है और ये प्रिसाइज भी होता है। इसकी रेडिएशन डोज काफी प्रिसाइज होती है। ये छोटा सा ही होता है, इसको पॉकेट के अंदर डाल लेते हैं हम, इसलिए इसको हम बोलते हैं पॉकेट डोजीमीटर। तो ये आप लोग पूरा डिटेल्ड में डिजिटल वाला भी और कन्वेक्शनल वाला भी बुशबर्ग में कंप्लीट मिल जाएगा आपको, कि आपने खुद करना है, ठीक है। डिजिटल एंड मैनुअल या फिर कन्वेक्शनल वाले, ये पुराने वाले हैं, ये कुछ इस तरह के आया करते थे पुराने। तो आपको दोनों की इमेजेस लानी है। डिजिटल का भी आप देखोगे उसमें कैसे है, कैसे काम करता था। अगर नहीं समझ में आएगा तो मेरे से पूछोगे आप लोग, ठीक है। ये मैं थोड़ा अब से, ये पॉकेट डोजीमीटर, तो पॉकेट डोजीमीटर और फिल्म बैच और टीएलडी बैच में क्या फर्क है। फिल्म बैच और टीएलडी बैच क्या है, ये इसको स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। ये रेडिएशन को स्टोर करके रखते हैं और स्टोर करने के बाद ये इमेजेस को, स्टोर करने के बाद ये इमेजेस को क्या है, बाद में हम प्रोसेस करते हैं, तब वो रेडिएशन डोज बताते हैं। तो अब हम बात करें कि कौन सी रेडिएशन डोज ज्यादा एक्यूरेट है, तो डेफिनेटली पॉकेट डोजीमीटर की जो इंस्टेंट रेडिएशन डोज निकल रहे हैं वो ज्यादा एक्यूरेट है। लेकिन हमें तो एक ड्यूरेशन की रेडिएशन डोज चाहिए कि भाई हमने 2 महीने में कितनी रेडिएशन डोज खाई, 1 महीने में कितनी रेडिएशन डोज ली, वो एक मॉनिटरिंग होती है। ये इंस्टेंट के लिए है। तो हम ये कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लें कि पॉकेट डोजीमीटर कहाँ यूज होता है, तो ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि पॉकेट डोजीमीटर को हम इंस्टेंट रेडिएशन के लिए यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए अचानक से अब ये पूछ लिया किसी ने आपसे कि सर्वेमीटर फिर कहाँ यूज करेंगे, हम सर्वेमीटर कहाँ यूज करेंगे, भाई सर्वेमीटर भी तो है हमारे पास। तो सर्वेमीटर जैसा कि नेम है उसका, हम पूरे, जैसे रूम का हमें रेडिएशन सर्वे करना है तो हम पूरे रूम के सर्वे के लिए हम यूज करते हैं पॉकेट डोजीमीटर। इंस्टेंट जहां आप खड़े हो वहीं का रेडिएशन डोज आपको बताएगा। अब 10 जगह खड़े हो जाए तो फिर वो दोबारा आपको दूसरी नए रेडिएशन डोज आपको जीरो करना पड़ेगा उसको। इंस्टेंट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, पर्टिकुलर प्लेस का बताएगा। अब हम बात करते हैं फिल्म बैच मॉनिटरिंग। फिल्म बैच ये पुराने जमाने का है, ये भी ऑब्सोल्यूटेड है, कहीं पे भी यूज नहीं होता है। कहीं भी मिला तो ये म्यूजियम में मिलेगा, ये स्टडी पर्पस के लिए आपको मिलेगा। इसमें क्या होता था, फिल्म बैच जैसा कि नेम मेंशन है फिल्म, उसमें पहले डिफरेंट डेंसिटी की हम फिल्म्स यूज करते थे, एक्सरे फिल्म्स, छोटी छोटी फिल्म्स हुआ करती थी, बड़ी क्यूट सी,
और उस फिल्म को हम एक छोटे से बैच में फिट कर देते थे, अलग अलग डेंसिटी की। वो अलग अलग डेंसिटी की एक्सरे फिल्म्स जो हैं, एक मिनट, अलग अलग डेंसिटी की जो एक्सरे फिल्म्स हैं वो अलग अलग टाइप की रेडिएशंस को बताती थी। फिर हम इसकी फिल्म्स को हम प्रोसेस करते थे। ये बहुत छोटी डबल कोटेड, नंबर वन, ये आपका एग्जाम्स में आता है, ये एंट्रेंस में अक्सर जो फिल्म बैच की जो फिल्म्स होती हैं वो डबल कोटेड होती हैं। ये बात बहुत अच्छे से याद रखना है। फिल्म बैचेस की जो फिल्म्स होती हैं वो डबल कोटेड होती हैं। सैंडविच बिटवीन सेवरल फिल्टर हेल्प टू डिटेक्ट रेडिएशन, लेकिन ये चीज भूलना नहीं है कि फिल्म बैच की जो फिल्म्स होती हैं वो डबल कोटेड होती हैं, विदाउट इंटेंसिफाइंग यूज करते हैं। ऐसे ही डेंटल की फिल्म भी होती है। So the film dosimeter is energy dependent because silver and bromide have higher atomic number than the tissue and air. To identify various component incidence radiations, film batch sandwich film between at least 6 pair of filter. 6 तरह की इसमें फिल्म्स यूज होती थी। एक उसमें ओपन विंडो, ये आप चाहें तो एज इट इज ये वाला यूज कर सकते हैं अपने एग्जाम्स के लिए। ये देख लिखा हुआ ना KW, उसमें मेंशन किया हुआ है, ये बंद। तो ये एक ओपन विंडो होती है जो कि अल्फा रेज को आइडेंटिफाई करती है, प्लास्टिक होती है, बीटा रेज बताएगी अगर वो उसके अंदर एब्जॉर्ब्ड हुई है, कैडमियम होती है, येलो एंड स्लो न्यूट्रॉन्स को बताएगी कितने न्यूट्रॉन्स उससे एब्जॉर्ब किए, थिन कॉपर होती है, डायग्नोस्टिक एक्सरेज को बताएगी, थिक कॉपर है वो आपके थेरेप्यूटिक यानी कि हार्ड एक्सरेज को बताएगी। ठीक है, यानी कि कैडमियम क्या है आपके सॉफ्ट एक्सरेज, वेरी वीक एक्सरे, थिन कॉपर यानी कि जो नॉर्मल हमारे डायग्नोस्टिक एक्सरे होते हैं, लेड दूसरा क्या है फास्ट न्यूट्रॉन एंड गामा रेज, यानी कि एक्सट्रीमली हार्ड एक्सरे जो है उनको बताएगी। तो रेडिएशन एंड गिव एनर्जी एटेन्यूएशन टू अ डिफरेंट एक्सटेंट वेरियस टाइप ऑफ एब्जॉर्ब, देयरफॉर द सेम quantity of radiation incidence on patch will produce the different degree of darkness in under the each filter. जो एक्सरे फिल्म्स होते हैं उसको हम फिल्टर एज ए फिल्टर बोलते थे। इन इंडियन फिल्म बैच वी हैव रिप्लेस्ड TLD बैचेस। हमने क्या किया कि अब रिप्लेस करके TLD बैच को, फिल्म बैच को हम TLD बैच यूज करते हैं। हो सकता है किसी किसी कंट्री में आज भी यूज होता हो, कह नहीं सकते। मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी एक्चुअल इमेज कैसी होती है। देखिए यहाँ से आप लोग, ये एक्चुअल इमेज होती है, ये वाली इमेज भी आप चाहें तो ड्रॉ कर सकते हैं इसकी फिल्म बैच की। ठीक है, कुछ इस तरह का होता है। देखिए ये ओरिजिनल इमेज है और आपके डिपार्टमेंट में रखा हुआ है ये फिल्म बैच। ये देखिए लगे हुए हैं छोटे छोटे, ये फिल्म्स लगी हुई है छोटी छोटी। इसको पेन में लगा के, छोटा सा होता है, इसको हम पहनते हैं जैसे TLD बैच पहना करते थे, इस तरह के होते थे। देखिए इंफॉर्मेशन लगी हुई है इसमें, दिख रही है? ये तो सॉरी TLD बैच है, ये TLD बैच है। तो अभी फिलहाल के लिए ये पूरा ऑलमोस्ट हर जगह से ये देखिए फिंगर में TLD बैच पहनने वाला कितना छोटा सा है। फिंगर में भी TLD बैच पहना जाता है, रिस्ट में भी TLD बैच पहना जाता है, थंब में भी पहनते हैं फिंगर वाले को। उसका मैं रीजन बता दूंगी और कहाँ कहाँ पहनते हैं, अब कौन सी इन्वेस्टिगेशन में पहनते हैं। जो रिंग्स वाले होते हैं, रिंग्स वाले अक्सर जो ऑर्थोपेडिक्स या फ्लोरोस्कोपी होते हैं, फ्लोरोस्कोपी का काम करते हैं, वो लोग पहनते हैं जो कंटिन्यूस रेडिएशन में काम करते हैं। ठीक है, फिर है TLD बैच। क्योंकि TLD फिल्म बैच की बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस थी, क्योंकि उसकी डेंसिटी को लेके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, उसको जब हम कैलकुलेट करते थे तो एक्यूरेसी बहुत कम थी, तो इस वजह से फिर TLD बैच आए मार्केट में। TLD बैच क्या थे कि वो एक केमिकल थे जो डिफरेंट डिफरेंट डिस्क में स्टोर करके रखते थे, और स्टोर करने के बाद हम एक टाइम के बाद उसको हीट करते थे, और जो उसमें से लाइट निकलती थी वो आपकी इक्वल इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन होती थी। तो TLD, ये the limitation of film batch is overcome by the TLD. Thermoluminescence is the property certain material to emit light when they are stimulated by heat. Materials such as lithium fluoride, मैं फिर से बोल रही हूँ, ये बहुत अच्छे से याद करने हैं सारे केमिकल्स। ये एग्जाम्स में बेटा डेफिनेटली किसी न किसी से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि TLD बैचेस के केमिकल्स क्या क्या है, नाम बताइए। और एग्जाम्स में तो खैर 99% आने के चांसेस हैं ही इसके,
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हर एक एग्जाम का, तो ये कोई कहीं ना कहीं क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो सारे केमिकल्स के नाम बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। क्वांटिटी आपसे कोई नहीं पूछेगा कि कितनी कितनी क्वांटिटी ग्राम है कि क्या है, कोई नहीं पूछने वाला, बस आपको केमिकल के नाम याद होना बहुत ज़रूरी है। तो लिथियम फ्लोराइड है आपका, लिथियम बोरेट है, कैल्शियम फ्लोराइड है, कैल्शियम सल्फेट है, जो कि ये 4 मटेरियल है आपकी टीएलडी बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो when lithium fluoride crystal is exposed to radiation, a few electrons become trapped to high energy level. For these electrons to return their normal level, the lithium fluoride crystals must be heated. As the electrons return to their stable stage, light to emit because of the energy difference between two orbits level, the amount of light emitted is measured by a photomultiplier to varies proportional to the radiation dose. Next question इसका मैं अभी एक और क्वेश्चन इसमें बता दूं. The measurement of radiation dose of TLD batch is 2-step procedure. ये स्टेप से ये आप लोग अब खुद देखोगे थोड़ा सा, चलो मैं बता ही देती हूँ. स्टेप 1 में क्या करते हैं, TLD exposed to radiation. स्टेप 2, the lithium fluoride crystal is placed in TLD analyzer. इसको बोलते हैं TLD analyzer, और TLD analyzer बोलते हैं या उसको पल्स ऑस्किलोमीटर भी बोलते हैं. ठीक है, एक और नाम है जिसमें हम ये थर्मोल्यूमिनेसेंस की टीएलडी बैचेस की डिस्क को रखते हैं, उसको हम बोलते हैं पल्स ऑस्किलोमीटर. टीएलडी एनालाइजर के अंदर लगा होता है, उसको पल्स ऑस्किलोमीटर बोलते हैं, जिसके थ्रू आपकी रेडिएशन मेजर की जाती है. Where is exposed to heat, as a crystal is exposed to increased temperature, the light is emitted. When increase the intensity of light is plotted as a function of temperature, a glow curve is result. The glow curve can be used to find out how much radiation is received by the crystal, because the highest peak and the area under the curve proportional to the energy of the radiation. These parameters can be measured and converted to the TLD batch. आप लोग के TLD बैच का रिकॉर्ड किसके पास रहता है? कौन सबमिट करता है आप लोग के TLD बैचेस? आरती मैम. हाँ, We are not audible. Ma'am, your voice was breaking. who is submitting, who is this given your TLD batches in your department? आरती मैम एक रेडियोग्राफर. हाँ, आई नो. आरती मैम. हाँ, तो आरती मैम से जाके आज ये पूछना, क्या मैम आरती मैम, क्या आपके पास जो हमारे टीएलडी बैचेस प्रोसेस होके आते हैं उसकी रिपोर्ट आती है? यस मैम, आती है. आती है, तो उसमें आप देखोगे Yes, ma'am. हाँ, एक ग्राफ आता है. ठीक है, उसको हम बोलते हैं ये रेडिएशन कर्व बोलते हैं, या रेडिएशन एनर्जी कर्व बोलते हैं. टीएलडी बैच का मैं दिखा देती हूँ कैसा होता है. कुछ इस तरह की टीएलडी कैलिब्रेशंस कर्व कुछ इस तरह के आते हैं. कुछ इस तरह के आपको ये बताएंगे कि कितना सेफ है कितना नहीं है. कुछ इस तरह के कर्व्स आपको मिलेंगे. तो अब आप लोग क्या करेंगे, जहाँ ये असाइनमेंट कर रहे हैं, तो पिछले मंथ का, तो दैट मीन्स बोले तो जनवरी क्या चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च का ऑलरेडी आपका प्रोसेस होकर आ गया होगा. इफ़ इट पॉसिबल, मैं आरती मैम से एक बार पूछ लूँगी, अगर उनके पास रिपोर्ट्स मौजूद हैं तो अपने अपने टीएलडी बैचेस की आपने रिपोर्ट उसमें अटैच करनी है. पिछले मंथ की, पिछले क्वार्टर की, बोले तो जनवरी से लेके मार्च वाले सेशन की, पिछला कोई भी हो, जो भी आपको मिल जाए. मैम जनवरी मार्च वाला नहीं है, उससे पहले वाला आया. चलेगा चलेगा, कोई भी हो, कोई भी एनी मंथ, कोई भी हो, उसका आपको अपना ग्राफ लेना है. फोटो खींच सकते हैं, फोटो स्टार्ट करा सकते हैं, फोटो स्टार्ट. तो आपको ये असाइनमेंट में ऐड करना है, और उस ग्राफ को, जो आपका अपना ग्राफ है, उसके साथ साथ उसमें एक्सप्लेनेशन भी लिखना है कि उस ग्राफ का मतलब क्या है. एक्चुअली इट्स योर पर्सनल चीज, ये आपकी अपनी पर्सनल चीज है, आपको पता होना चाहिए ना. तो ये आपके लाइफ टाइम साथ में रहता है, और आई एम डैम श्योर 95% पीपल दे डोंट नो हाउ टू रीड दैट ग्राफ. उनको ये पता ही नहीं होता है कि ग्राफ को पढ़ना कैसे है, और इस ग्राफ का मतलब क्या है, जो कि आपकी प्रोफेशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो आपको ये असाइनमेंट का पार्ट है आपके. तो अपने टीएलडी बैचेस का ग्राफ लेना है. अब बहुत बहुत अलग अलग तरह के ग्राफ्स आते हैं. अब किस तरह का ग्राफ उन्होंने यूज किया, क्योंकि इट्स ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन कौन सा मीटर यूज कर रहे हैं. अब जैसे अलग अलग कंपनीज हैं,
तो वो ये वाला कर्व यूज कर रहे हैं, इस तरह का कर्व यूज कर रहे हैं, या इस तरह का कर्व यूज कर रहे हैं, ये सब एक ही, ये वाला सब एक ही है, ये कोई फर्क नहीं है इसमें, बस इसकी जो फॉर्मेशन है वो टाइप्स होते हैं उसके अलग अलग। तो वो मैम उसमें ना डोज मैंने रिपोर्ट देखी थी, उसमें डोज लिखा हुआ है था, ग्राफ नहीं देखा मैम मैंने उसमें। हाँ वही मैं बोल रही हूँ, एक बार पता कर होगी, उनके पास रिपोर्ट आती होगी बेटा, डेफिनेटली रिपोर्ट आती होगी। एक बार पूछ के देखना कि मैम हम लोगों को क्या कि उसमें ग्राफ्स आते हैं, हो तो जरा बताइए, होंगे डेफिनेटली आते हैं बेटा, 100% आता है, वो डिटेल्ड डोज होती है, तो वो रिपोर्ट्स भेजी जाती है। और उसमें ऑनलाइन का कुछ हो उनके पास, अगर एलोरा का पोर्टल है तो एलोरा के पोर्टल्स पे आता है, जो एलोरा का जो आपकी जो आरएसओ जो आपका रजिस्टर्ड होगा ना एलोरा में जरूर होगा। एलोरा जानते हैं आप लोग, पता है कुछ क्या है व्हाट इज एलोरा? नहीं पता? चलो जाओ, ये मैं बताऊंगी डिटेल में आप। हाँ, ई लाइसेंसिंग होता है, वो हर रेडिएशन वर्कर को रजिस्टर्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो सारे टेक्नीशियंस को रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है वहाँ पे, वो गवर्नमेंट के लिए तो मस्ट है, मैंडेटरी है, तो एलोरा नंबर होगा डेफिनेटली उनके पास, अगर टीएलडी बैच का वो देखती है तो उनको एक्सेस मिला हुआ होगा, तो एक बार पूछ के देखना, नहीं होगा तो ऑनलाइन एक्सेस जरूर होगा उनके पास। खैर नहीं आओ, तो ये टीएलडी बैच का आपको देखना है, ये टीएलडी अब इसमें मेजरमेंट, ये कितना मेजरमेंट्स कर सकता है, ठीक है, ये देखिए, यानी कि 1.3 माइक्रो कूलम पर केजी, यानी कि इतना 5 मिली रोइंटन तक मेजर कर सकता है, यानी कि इससे ऊपर की डोज वो मेजर करेगा ही नहीं। पॉकेट डोजीमीटर का रेंज देख रहे हैं आप कितना है, 200 मिली रोइंटन का है, और फिल्म बैच का कितना है, 10 मिली रोइंटन। तो ये नहीं बेटा, स्किन एंट्रेंस डोज वो एक अलग कैलकुलेशन होता है बेटा, एक तो उसमें और भी पैरामीटर्स आपको ऐड करने पड़ेंगे, सिर्फ आप स्किन एंट्रेंस डोज को ही नहीं बोल सकते, उसमें और भी पैरामीटर्स होते हैं, वो शायद मैं पढ़ा चुकी हूँ, ESG, वो अलग चीज है बेटा। इसमें है देखिए इलेक्ट्रॉनिक वाला, डायरेक्ट रीडिंग इलेक्ट्रॉनिक डोजीमीटर बेस्ड ऑन GM काउंटर। ये जो बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं जो आप मिस कर देते हो, यही चीजें तो आपके एग्जाम्स में आती हैं। अब उसका बोले तो पॉकेट डोजीमीटर का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, ल्यूमिनेसेंस है, देन थर्मोल्यूमिनेसेंस है, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक है उसमें कौन सा हम काउंटर यूज करते हैं, उसमें हम इसमें ये वाला उसमें आयनाइजेशन चैम्बर है, इसमें GM काउंटर यूज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक में। देन प्रोवाइड इमीडिएट डोज रीडिंग विद इफेक्टिव अलार्म वेयर डोज इज लिमिटेड एक्सिट, इसको हम 50 से 200 गुना ज्यादा बेटर है TLD बैच से। दूसरा क्या है, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज कैन बी टेबुलेटेड एज द फॉलो, ये वाला, इसको भी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं और एग्जाम्स में इसको आप लिख सकते हैं। ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल डोजीमीटर की आप देख रहे हैं कितना, 16 सीवर्ट्स, बहुत होता है ये, 16 सीवर्ट बहुत बड़ी रेडिएशन डोज है, यानी कि इसकी रेंज बहुत बड़ी है। दूसरा क्या है, 20 keV, हमारी जो एक्सरे की रेडिएशन है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 40 keV से स्टार्ट होती है, यानी कि 40 से भी कम, यानी कि एक्सट्रीमली लो एक्सरे को भी मेजर कर सकता है, अप टू 10 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट। 10 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट बहुत ज्यादा हाई रेडिएशन है, इतने में तो आपका एटम का न्यूक्लियस फट जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर जो स्टडी की जाती है वो 10 मेगा इलेक्ट्रिक वोल्ट पे स्टडी की जाती है, आपका यहाँ पे फ्रेगमेंट हो जाते हैं एटम के, तो सोचिए कितनी हाई रेडिएशन डोज को ये मेजर कर सकता है, दैट मीन्स इसकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक्स में। वेयरिंग द डोजीमीटर, अब ये आपको पहनने कहाँ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप रेडियोग्राफी कर रहे हैं तो रेडियोग्राफी के ड्यूरेशन में हम 2 जगह पहनते हैं, या तो ट्रंक ऑफ द बॉडी पहनते हैं या एट द लेवल ऑफ वेस्ट पहनते हैं। दूसरा रीजन क्या है, द अपर रीजन ऑफ चेस्ट रीजन एट द लेवल ऑफ कॉलर एरिया आउटसाइड द लेड एप्रन, सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यहाँ होता है। ध्यान से देखिए इसको, जब हम रेडियोग्राफी की बात कर रहे हैं तो हम 4 जगह पहनते हैं, ट्रंक ऑफ द बॉडी, ट्रंक बोले तो पेट, देखा है ना, ऊपर हम लोग ऊपर लगा लेते हैं, वेस्ट यानी कि नीचे वेस्ट की तरफ, और हम यहाँ क्यों लगाते हैं, व्हाट इज द रीजन, वेस्ट और ट्रंक पे क्यों लगाते हैं, वेस्ट दैट मीन्स वेस्ट एरिया, इट्स योर गोनाडल एरिया,
तो जो एरिया हमारी बॉडी की सेंसिटिव एरिया है, रेडिएशन सेंसिटिव एरिया है, हम वहाँ पे रेडिएशन को हम टीएलडी बैच को हम वियर करते हैं। वेस्ट, क्योंकि वहाँ पे हमारे सारे गोनाडल ऑर्गन मौजूद हैं, वहाँ पे हमारी रेडिएशन डोज कितनी लग रही है। अपर चेस्ट रीजन यानी कि लंग्स, उसका दूसरा रीजन क्या है, क्योंकि थायराइड सेंसिटिव भी बहुत होता है। तो ये दो स्टेटमेंट है, इसके याद रखना है। एक्सपोजर डोज इंटरनल ऑर्गन लाइक थायराइड मेजर बाय द कॉलर लेवल। ड्यूरेशन फ्लोरोस्कोपी, जब आप फ्लोरोस्कोपी कर रहे हो, चाहे आप कैथ लैब में हो चाहे आप नॉर्मल हो। जी भैया क्या चीज है खराब हो रखी है भैया, देख लीजिए भैया, चाय चाहिएगा। ठीक है। ड्यूरिंग फ्लोरोस्कोपी में क्या है, आपको वहां पहनना ही पहनना है, लेकिन फ्लोरोस्कोपी में आपको लेड एप्रन की थिकनेस का बहुत ध्यान रखना है। वो भी लेड एप्रन की जो थिकनेस होती है डिपेंडिंग अपॉन द मशीन, कि आप मशीन कितने केबी कितने एमए की ऑपरेट कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो फ्लोरोस्कोपी में हाई रेडिएशन होता है, तो वहाँ पे एटलीस्ट मिनिमम 0.5 mm हम लेड लेते ही हैं, और उससे ऊपर ही लेंगे। अगर ज़्यादा है तो हम 2 लेड एप्रन भी पहन लेते हैं। तो इसमें इट्स फर्दर रिकमेंडेशन, आइडियली 2 डोजीमीटर शुड बी वोन। 2 चाहिए भैया, छोटी लाइएगा। छोटी है ना, क्या दोनों इतने पैसे का देंगे? हाँ 2 ले आइए। रुकिए मैम, है ना, 2 ले। हाँ, so it's further recommended ideally 2 dosimeter should be worn। यानी कि फ्लोरोस्कोपी में, am I audible ना? हाँ, तो फ्लोरोस्कोपी में हम आइडियली रिकमेंडेशन क्या है कि हमें दो टीएलडी बैचेस पहनने हैं। ठीक है, टीएलडी बैचेस पहनने, एक कहाँ पहनना है, एट द कॉलर लेवल आउटसाइड द लेड एप्रन, एंड अदर एट द लेवल ऑफ ट्रंक अंडरनीथ द लेड एप्रन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसमें आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। जब आप रेडियोग्राफी कर रहे हो, आपको लेड एप्रन के बाहर ही पहनना है, लेकिन जब आप फ्लोरोस्कोपी कर रहे हो तो रिकमेंडेड जो है वो 2 टीएलडी बैचेस हैं। एक आपको कॉलर लेवल पे पहनना है जो कि आउटसाइड होगा, और एक आपको ट्रंक लेवल पे लगाना है जो कि लेड एप्रन के अंदर होगा। One at the collar level gives accurate estimate of the radiation dose to the unprotected region head and neck। आपके हेड एंड नेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है। The dosimeter worn underneath the lead apron at the trunk level provides the accurate estimate of the radiation protected organ। यानी कि आपने रेडिएशन से प्रोटेक्ट तो कर लिया अपने आप को, उसके बाद भी आपको कितना रेडिएशन लग रहा है, इसलिए हम उसको लेड एप्रन के अंदर पहनते हैं। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि जब हम एक्सरे कर रहे होते हैं रूटीन, तो हम लेड एप्रन के बाहर पहनते हैं, क्योंकि रूटीनली हम लेड एप्रन पहनते भी नहीं है। लेकिन जब आप फ्लोरोस्कोपी कर रहे हो, अगर आपके पास 2 टीएलडी बैचेस नहीं है तो आप एक ही टीएलडी बैच पहनेंगे, लेकिन वो लेड एप्रन के अंदर पहनना है। अगर आपके पास 2 टीएलडी बैचेस है तो एक नेक के लेवल पे पहनना है, कॉलर लेवल पे, और एक आपको टीएलडी बैच के अंदर, सॉरी लेड एप्रन के अंदर पहनना है। If only one dosimeter worn, it must be worn the collar outside the lead apron because its nets receive। वैसे ये रिकमेंडेड है, लेकिन मोस्टली लोग प्रैक्टिकली क्या है, लोग इनसाइड द लेड एप्रन ही पहनते हैं। ये मैं पहले बता चुकी हूँ आप लोग। ठीक है, ये आपकी बोले तो CTDI वगैरह ना, ये मैं ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन, ये सारा हो चुका है, पहले बता चुकी। ये वाला, ये टाइप्स ऑफ डेज, ये याद है, CTDI वगैरह मैंने बताया हो, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छा दिया हुआ इसमें CTDI। तो ये CT की डोजीमेट्री वैल्यू ये है, ये CTDI में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो आज आपके ऑलमोस्ट 4 टॉपिक इसी में कवर हो गए, टीएलडी बैचेस, और तीनों के आपको स्ट्रक्चर्स और वर्किंग का आपको एज असाइनमेंट बनाना है। वो आपको असाइनमेंट बना के क्या करना है, असाइनमेंट बनाना है, और असाइनमेंट बना के आपको हैंड रिटन होना चाहिए, हैंड रिटन होना चाहिए। दूसरा, आप उसको मोबाइल से स्कैन करेंगे, फोटो नहीं खींचना है, स्कैन करना है, कंटिन्यूएशन में होना चाहिए, एक एक करके, ऐसा ना हो कि एक एक करके फोटो मुझे व्हाट्सएप किए जा रहे हैं आप लोग। ठीक है,
एक एक करके आपको स्कैन करना है। मैं गूगल क्लासरूम आप लोगों को प्रोड्यूस कर दूंगी और वहीं पे आपको अपलोड करना है। उसमें ऑप्शन आता है अपलोडिंग का, उसमें कुछ बुक्स और पीपीटी वगैरह भी होगी। तो आप लोगों को नहीं बनाया ना गूगल क्लासरूम? नो मैम। हाँ, तो मैं बना दूँ, वहीं पे आपको अपना असाइनमेंट अपलोड करना है। तो मैं वहीं पे चेक करके वहीं पे ही मार्किंग करूँगी उसकी। तो ये ध्यान रखिए कि सबसे फ्रंट पेज क्या होगा, फ्रंट पेज में आपको भेज दूँगी कि फ्रंट पेज आपका कैसा होना चाहिए। उसका आपको प्रिंट लेना है, उसमें अपनी डिटेल्स भरनी है। चाहे तो आप उसमें टाइप करके भर सकते हैं डिटेल्स, चाहे तो हैंड रिटन लिख सकते हैं। उसका जो आपकी असाइनमेंट का फ्रंट पेज होगा, ठीक है। देन उसके बाद सारी डायग्राम्स जो है वो पेन से नहीं बनानी है, पेंसिल या कलर पेन यूज करना है। पेन यूज नहीं करना है आपको, ठीक है। या तो पेंसिल कलर यूज कर सकते हैं या फिर पेंसिल से बनाए डायग्राम्स। डायग्राम मस्ट बी ऑन द प्लेन साइड, फिगर नंबर मेंशन होना चाहिए, नीचे डायग्राम लिखा होना चाहिए किस चीज का बना हुआ है। जिस किसी का भी अगर असाइनमेंट कंटिन्यूएशन में आया कि वहीं पे लिखा हुआ है, नीचे डायग्राम बनाते जा रहे हो, इधर उधर एडजस्ट करते जा रहे हो, वो मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। डायग्राम मस्ट बी ऑन द प्लेन साइड, मस्ट बी ऑन बाय द प्रिंसिपल, सॉरी पेंसिल से बनाना है, ठीक है। या कलर पेंसिल आप यूज कर सकते हैं अगर और अच्छे से बनाने हैं। देन बाकी का एक साइड रिटन होना चाहिए। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये भी नहीं करना है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि डायग्राम पीछे एक साथ लगा देंगे और रिटन एक साथ लिखेंगे। जहां आप लिख रहे हैं उसके ही नेक्स्ट सामने वाले पेज पे आपका डायग्राम होना चाहिए। अगर आप राइट पे टीएलडी बैचेस लिख रहे हैं तो लेफ्ट पे आपका टीएलडी बैच का डायग्राम होना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि डायग्राम एक साथ बना दिए और राइटिंग एक साथ करें, मैं जोड़ती फिर रही हूँ दोनों को, वो नहीं करना, ठीक है। तो असाइनमेंट के लिए मैं गूगल क्लासरूम आप लोगों को शेयर कर दूंगी। तो ये आप लोग का पर्सनल डोजीमेट्री डिवाइस स्ट्रक्चर्स के ऊपर आप लोग का असाइनमेंट है। दूसरा, आपको अपने अपने टीएलडी बैचेस का ग्राफ वहां से लेना है। एटलीस्ट ग्राफ नहीं है तो पिछली आपकी जो भी रेडिएशन डोज आई हो वो आपको उसमें फोटो लेके उसमें मेंशन करना है, ठीक है। आपको एटलीस्ट ग्राफ पढ़ना आना चाहिए कि ग्राफ कैसा होता है। उसी में जहाँ टीएलडी बैच लिखोगे ना आप लोग, अगर नहीं भी मिलता है आपको, अपना ग्राफ नहीं मिलता है, तो गूगल से कोई भी ग्राफ आप ले लीजिएगा और उसको एक्सप्लेन करना है कि वो उस ग्राफ में कौन कौन, मतलब एक्सप्लेन करने का मतलब ही नहीं उसको राइटिंग में एक्सप्लेन करना है, उसकी लेबलिंग करनी है कि ये ग्राफ का ये वाला पार्ट क्या कहता है, ग्राफ का ये वाला पार्ट क्या कहता है, किस ग्राफ का क्या मतलब होता है, ठीक है। अब इस हफ्ता आप लोग की असाइनमेंट का काम करेंगे, उसमें डेट्स में मेंशन कर दूंगी। थोड़ा इस हफ्ता में आप लोग की क्लास रोकूंगी, आप लोग के सीनियर्स की क्लास लेनी है ज़रा, और जूनियर्स की भी थोड़ी रह रही है क्लासेस। सो आई विल कंटिन्यू विद दैट, क्योंकि आप लोग के एग्जाम्स में अभी काफ़ी टाइम है। ऑलमोस्ट लारा प्रिंसिपल में बता चुकी हूँ, 6 टॉपिक ऑलमोस्ट आपके कवर हो चुके हैं और 10 टॉपिक आपके बचे हुए हैं। वी हैव इनफ टाइम टू कवर फॉर दैट। रख दीजिए, थैंक यू। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं लोगों से।